हम पिछले क्लास में बताए थे एपिथेलियम ऊतक के 3 प्रकार बताए थे। तो उसके आगे चौथा प्रकार है जिसका नाम है पचमल एपिथेलियम। तो पचमल का मतलब सीलिया युक्त एपिथेलियम जो ऊतक होता है उसको हम सिलिएटेड एपिथेलियम कहेंगे। ये सिलिएटेड एपिथेलियम, इसमें रोम जैसी रचना जो देख रहे हैं, ये रोम जैसी रचना होता है। उसके ऊपरी सतह पर, मुक्त सतह पर बाहर की ओर रोआ जैसा रचना निकला होता है। तो इसीलिए ये जो है, अब इसके जो सेल होंगे वो होता है लगभग जो है पीलर के समान होता है। आपको ये सिलिएटेड एपिथेलियम, ये ट्यूबुलियल एपिथेलियम या कोलुमनर एपिथेलियम का ही रूपांतरित जो है ये एपिथेलियम होता है। इसके ऊपरी भाग, हालांकि इसके ऊपरी और निचले भाग में जो है टेपियरिंग इंड होता है, नुकीला होता है, लेकिन ऊपरी सतह पर जो है रोम जैसी रचना होती है। तो इसको हम कहेंगे जो है सिलिएटेड एपिथेलियम। इसमें केंद्रक भी होता है, उसके अंदर जो है जीव द्रव भी होता है। तो ये पाया जाता है कहाँ? पचमाभी एपिथेलियम यानी सिलिएटेड एपिथेलियम मनुष्यों के या जंतुओं के उसके फैलोपियन ट्यूब में मिलता है। अंडवानी या कह सकते हैं फैलोपियन ट्यूब या अंडवानी ओविडक्ट में जो है मिलता है। उसके बाद जो है ये मूत्रवाहिनी जो होता है आपको निकलता है किडनी से। तो वो मूत्रवाहिनी जो यूरेटर है उसकी दीवार में भी ये ऊतक पाया जाता है। उसी तरह से मुख गुहा जो बकल का वीडियो होता है मनुष्य का, उसके अंदर अस्तर जो लाइनिंग है वो सिलिएटेड एपिथेलियम का होता है। तो ये सभी जो है गर्भाशय की दीवार में भी होता है। तो ये सभी जो है आपको एपिथेलियम ऊतक होता है। कहीं कहीं पर ये जो है इसका जो फंक्शन है वह जो है आपको तरल पदार्थों के बहाव को एक ही दिशा में जाने में मदद करता है। अब जैसे मान लीजिए कि फैलोपियन ट्यूब है, तो उसके अंदर जो है अंडाणु को आगे बढ़ने में मदद करता है या जायगोट को आगे बढ़ने में मदद करता है, अंडाणु को बढ़ने में मदद करता है। तो ये जो है लाभ है पचमल एपिथेलियम का। तो पचमल एपिथेलियम जो होता है तरल पदार्थों के जो है बहने में, एक ही दिशा में बहने में जो है मदद करता है, भेजने में मदद करता है। जैसे फैलोपियन ट्यूब में अंडे को गर्भाशय की दिशा में भेजने का काम करता है। तो ये जो है सिलिएटेड एपिथेलियम का कार्य है। तो हम लोग जान गए कि सिलिएटेड एपिथेलियम जो है क्या होता है। सिलिएटेड एपिथेलियम जो होता है, जो हम पहले बता चुके हैं इसकी विशेषता। अब आपको जानना है ग्रंथि एपिथेलियम। शरीर के अंदर जो है बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं, और वो जो ग्लैंड होता है ये भी जो है आपको स्तंभाकार एपिथेलियम जो होता है कोलुमनर एपिथेलियम का ही मॉडिफाइड फॉर्म है ग्लैंडुलर एपिथेलियम। मोस्टली जो एपिथेलियम ऊतक है ना, वो स्तंभाकार ऊतक का ही जो है वो रूपांतरित सब ज्यादा है। तो ग्लैंडुलर एपिथेलियम यानी ग्रंथिल एपिथेलियम जो होता है स्तंभाकार एपिथेलियम का ही रूपांतरित रूप है। और इसमें जो है आपको जो है ग्रंथियों में जो है ये ऊतक जो होता है, शरीर के विभिन्न ग्रंथियों में ये ऊतक जो है पाया जाता है। और ये ग्रंथि जो है आपको पाचक रस उत्पन्न कर सकता है। जैसे मान लीजिए कि जठर ग्रंथि, तो उससे पाचक रस निकलता है।
मनुष्य का जठर ग्रंथि आमाशय की दीवार में, तो ये जो है पाचक रस को स्राव करता है। या उसी तरह से कुछ और भी ग्रंथियां होती हैं जो और दूसरे प्रकार की चीजों का भी स्राव करता है। आप जैसे मान लीजिए लार ग्रंथि है, तो इससे लार का स्राव होता है, तो उसमें भी जो है ये पाया जाता है। आपको ग्रंथिल एपिथेलियम तक कहा जाएगा। तो जितने ज्यादातर जो है बाह्य ग्रंथियां हैं उसके अंदर जो है ये एपिथेलियम तक होता है, जो विभिन्न प्रकार के पाचक रसों या दूसरे प्रकार के पदार्थों को, जैसे म्यूकस है, तब म्यूकस भी स्राव करता है। ये जो है ग्रंथिल एपिथेलियम जो होता है, जैसे गॉबलेट सेल, तो ये भी जो है आपको स्राव करता है। आंत की दीवार से भी पाचक रस निकलता है, तो उसमें भी जो है आंत की दीवार जो है वह भी जो है एक प्रकार का ग्रंथिल एपिथेलियम है। आंत ग्रंथि कहेंगे उसको, इंटेस्टिनल ग्लैंड्स, तो वह भी जो है वास्तव में वो बाह्यस्रावी ग्रंथियां। तो ज्यादातर बाह्यस्रावी ग्रंथियां हैं वो जो है आपको ग्रैन्युलर एपिथेलियम उसमें होता है, और विभिन्न प्रकार के पाचक रसों या पदार्थों का स्राव करता है। तो हम लोग जो है इसी को जान गए हैं। उसी प्रकार से जो है आपको स्तन ग्रंथियां या और भी श्वेत ग्रंथियां है, तो वह भी जो है क्या है ग्लैंडुलर एपिथेलियम उसमें होता है। श्वेत ग्रंथि है जिसको स्वीट ग्लैंड या सेबेसियस ग्लैंड कहते हैं, जिसे पसीना निकलता है, तो उसमें भी होता है ग्रंथिल एपिथेलियम। जो श्वेत ग्रंथि क्या है, ग्रंथिल एपिथेलियम, उससे पसीना का स्राव होता है। तो हम लोग जान गए हैं लार का स्राव, पसीना का स्राव, पाचक रस का स्राव, ये सब जहां जहां से होता है ग्रंथि से, सब है ग्रंथिल एपिथेलियम उसमें होता है। अब हमको जानना है कि संवेदी एपिथेलियम जो है क्या होता है। संवेदी एपिथेलियम जो होता है यह भी कॉलुमनर एपिथेलियम यानी स्तंभाकार एपिथेलियम का ही जो है ये रूप है। स्तंभाकार एपिथेलियम का ही जो है ये रूप होता है और रूपांतरित रूप है। इसमें देख रहे हैं कि ये है कॉलुमनर सेल्स है, यानी ये जो है स्तंभाकार एपिथेलियम है। अब बीच बीच में जो है आप देख सकते हैं कि न्यूरोसेंसरी सेल्स है, लंबा लंबा, ये देख रहे हैं ये लंबी लंबी सेल, ये न्यूरोसेंसरी सेल्स कहेंगे। उसके ऊपर वाले जो छोर है जिसको हम सेंसरी हेयर कहेंगे, और नीचे वाला जो ब्रांच रचना है जिसको हम कहेंगे नर्व सेल्स कहेंगे। तो बीच बीच में पीलर सेपेट जो सेल होता है उसके बीच में पाए जाते हैं ये सेंसरी रचना। इसी के चलते इसको सेंसरी एपिथेलियम कहा गया। तो ये सेंसरी एपिथेलियम जो होता है हम लोग को कहाँ पाया जाता है शरीर में, हम लोग के नाक के जो गुहा है कैविटी, उसकी दीवार में जो है ये सेंसरी एपिथेलियम होता है। पढ़ रहे हैं एपिथेलियम, एपिथेलियम अंग्रेजी में लिखा जाएगा एपिथेलियम, हिंदी में लिखना है तो एपिथेलियम लिखा था। तो ये जो है एपिथेलियम ऊतक जो होता है आपको संवेदी एपिथेलियम, वो जो है संवेदना को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाता है और ये हम लोग को संवेदना को ग्रहण करते हैं। जैसे नाक के अंदर में जो है ये होता है नासा कक्षों में, या जो है इन सब चीजों से जो है वो सब हम उस चीज को समझ पाते हैं कि किस प्रकार का जो है उसमें जो है उसका गंध है। तो ये सब पता चलता संवेदना। तो केंद्रीय स्नायु तंत्र में ये पहुंचाता है संवेदनाओं को,
ये जो नर्वस सिस्टम है ना, सेंसरी न्यूरॉन, न्यूरो सेंसरी सेल, ये जो है नाक के अंदर है, दीवार में, या जो है शरीर के अलग अलग दूसरे भागों में होता है, जो ये ग्रहण करता है संवेग को, आवेग को। मुख गुहा के म्यूकस मेम्ब्रेन के स्तर पर भी होता है, और ये संवेदनाओं को ग्रहण करके सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय स्नायु तंत्र में पहुंचाता है। तब जो है हम उस चीज को समझ पाते हैं, उसके संवेदनाओं के द्वारा कि वो किस प्रकार का जो है उसका जो है नेचर है, कैसा स्वाद है, गंध है कि नहीं। तो ये सब संवेदना को पहुंचाना जो है पहुंचाया जाता है केंद्रीय स्नायु तंत्र तक। तो ये संवेदी एपिथेलियम है। अब हम लोगों को जानना है संयोजी ऊतक के बारे में। तो इसको जो है बना लीजिएगा आप लोग डायग्राम। संयोजी ऊतक नेक्स्ट जो पढ़ना है वो संयोजी ऊतक है। संयोजी इसको हम कहेंगे कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू ये जो आपको संयोजी ऊतक है, ये संयोजी ऊतक जो है के बारे में हम लोगों को पढ़ना है कि संयोजी ऊतक जो है क्या होता है। तो कनेक्टिव टिश्यू जो है किसको कहेंगे? कनेक्टिव टिश्यू का विकास किससे होता है? संयोजी ऊतक का विकास किससे होता है? संयोजी ऊतक का विकास होता है मेसोडर्म से। अब कहेंगे कि आप मेसोडर्म क्या है? ये हमारे शरीर में जो जर्म लेयर जो बनता है, तीन तरह का, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। जाइगोट में उसमें क्लीवेज होता है, तो बाद में उसके अंदर फिर लेयर बनने लगता है, मल्टीसेलुलर जो एम्ब्रियो होता है उसका। तो तीन लेयर होता है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। तो मेसोडर्म से कनेक्टिव टिश्यू का डेवलपमेंट होता है, तीन व्यवस्था बनता है। ये सब चीज हायर क्लास में। तो मेसोडर्म से इसकी उत्पत्ति होती है संयोजी ऊतक का। हम लोग को जानना है कि संयोजी ऊतक जो होते हैं वो क्या होता है। संयोजी ऊतक एक ऐसा ऊतक होता है जो शरीर के विभिन्न अंगों अथवा ऊतकों को बांधने का काम करता है, जोड़ता है। एक ऊतक दूसरे ऊतकों से जोड़ता है, समझे कि नहीं? तो ये बांधने का काम करता है। तुम सुना होगा कि हमारी हड्डियों के मांसपेशियों से भी जुड़ता है। तो हड्डियों को जो मांसपेशियों से जोड़ता है उसको हम टेंडन बोलते हैं। हड्डियों को हड्डियों से जोड़ता है। जैसे यहाँ पर देखें, हड्डी से हड्डी जुड़ा है, यहाँ भी हड्डी से हड्डी जुड़ा है। तो हड्डी को हड्डी से जोड़ता है, उसको लिगामेंट बोलते हैं। तो ये क्या है? लिगामेंट हो गया, चाहे टेंडन हो गया। तो ये सभी जो है, या कंकाल संयोजी ऊतक में अस्थि है, उपास्थि है, सब जो है आपको संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक के डिफरेंट जो है प्रकार से। अब ये जो हम कहना ये चाह रहे थे कि संयोजी ऊतक क्या है। संयोजी माने जोड़ने वाला, इसीलिए नाम पड़ गया कनेक्ट से बन गया कनेक्टिव टिश्यू। शरीर के अंदर विभिन्न अंगों को अथवा उसके ऊतकों को ये जोड़ता है, इसीलिए इसको हम कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू। और हमारे शरीर में इसके होने से जो है ये फ्रेमवर्क का भी काम करता है, मैकेनिकल सपोर्ट का भी काम करता है। अब जैसे हड्डी है, कंकाल तंत्र ढांचा है, अब इसी ढांचा के चलते अंदर का भाग सुरक्षित है, हार्ट सुरक्षित है,
बाहर में कंकाल तंत्र, कंकाल तंत्र जो है संयोजी ऊतक है। कहने का मतलब है हमारे शरीर के कोमल भागों को भी सुरक्षा प्रदान करता है। इस प्रकार का ये नेचर होता है इसमें। ठीक है, आपने चलेगा। तो ये संयोजी ऊतक जो होता है इसकी क्या विशेषता है, इस चीज को हमने समझा दिया है। अब आपको जानना है कि संयोजी ऊतक के कौन कौन से प्रकार हैं। संयोजी ऊतक के प्रकार, पहला है एरियोलर। संयोजी ऊतक के प्रकार, इसका प्रकार लिखिए, टाइप्स जो है। टाइप्स में पहला है एरियोलर। एरियोलर पहला है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। एरियोलर संयोजी ऊतक, संयोजी ऊतक अंग्रेजी में कहेंगे एरियोलर 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 कनेक्टिव टिश्यू। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, तो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू हो गया। दूसरा जो टिश्यू है उसका नाम है डेंस रेगुलर। डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी ऊतक। अंग्रेजी में बोलेंगे डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। तीसरा है, उसका नाम है एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू, चाहे एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज ऊतक, इसको कहेंगे एडिपोज टिश्यू, चाहे एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। और चौथा है, उसको कहते हैं फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, तरल संयोजी ऊतक। तरल संयोजी ऊतक अंग्रेजी में कहेंगे फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तो इतने प्रकार हैं। आपको एडिपोज, एक और छूट गया, स्केलेटन टिश्यू, कंकाल संयोजी ऊतक, एडिपोज टिश्यू। चौथा में कंकाल लिख देना, चौथा में इसको बना दीजिए 5 और इसको लिख दीजिए 4। कंकाल संयोजी ऊतक, इसको कहेंगे स्केलेटन कनेक्टिव टिश्यू। तो इस प्रकार से 5 जो प्रकार है वो संयोजी ऊतक के प्रकार है 5। अब 5 में हमको जो है इसका के बारे में सब जानना। सबसे पहले हमको जानना है कि एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू जो होता है, यह जो है आपको, इसको लूज कनेक्टिव टिश्यू भी कहा जाता है। इसके मैट्रिक्स जो है पारदर्शी होता है और इसमें 2 तरह के तंतु होते हैं, 2 तरह के फाइबर। एक होता है वाइट फाइबर यानी उजला तंतु, श्वेत तंतु, और दूसरा होता है पीला तंतु। तो पीले तंतु को इलास्टिन फाइबर भी बोला जाता है। समझ गए कि नहीं? इसमें जो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू होता है
उसके अंदर दो तरह के फाइबर होते हैं उसके मैट्रिक्स में, एक होता है श्वेत तंतु और एक होता है पीला तंतु। तो श्वेत तंतु जो होता है, एक पीला तंतु होता है, पीला तंतु को इलास्टिन फाइबर भी बोलते हैं। इसके अंदर जो है अलग अलग प्रकार के सेल्स होते हैं। आप इसमें होता है फाइब्रोब्लास्ट। फाइब्रोब्लास्ट जो होता है वह सेल जो होता है इरेगुलर होता है उसके अंदर, और इरेगुलर उसका शेप है, कोई निश्चित आकार नहीं होता है। और इसमें हिस्टोसाइट्स उसके अंदर जो है अमीबा की तरह अनियमित आकार का अमीबाइड स्ट्रक्चर का सेल्स भी होता है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। तो अमीबाइड से अमीबा की तरह की अनियमित आकार की रचना होता है, तो उसका नाम है हिस्टोसाइट्स, याद रखना है। तीसरा है प्लाज्मा सेल्स, एरियोलर में ही होता है। हम एरियोलर का भी चित्र बनाएंगे तभी आपको ये समझ में बात आएगी। तो प्लाज्मा सेल्स भी होता है आपको उसके अंदर एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू में, उसके अंदर सेल्स है, और उसके अंदर मास्ट सेल भी होता है। तो चार तरह के जो है सेल हो गए, फाइब्रोब्लास्ट, हिस्टोसाइट्स, प्लाज्मा सेल्स और मास्ट सेल। चार तरह के सेल होता है इसमें एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू में, चार तरह के सेल होते हैं इसके अंदर पाया जाता है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। अब इसके जो मास्ट सेल जो होता है वो केमिकल जो है छोड़ता है, उसमें से केमिकल निकलता है मास्ट सेल के से जो है, समझ गए। इससे जो है तीन प्रकार के रसायन निकलता है। एक होता है हिपेरिन। ये हिपेरिन जो होता है हमारे ब्लड के अंदर में जो है जाकर के हिपेरिन ब्लड को थक्का होने से बचाता है। हिपेरिन जो मास्ट सेल जो उत्पन्न करता है तो हमारे ब्लड को ब्लड क्लोटिंग से बचाता है, सेफ फ्रॉम ब्लड क्लोटिंग, ब्लड को थक्का होने से बचाता है। सोच लीजिए मास्ट सेल कितना माने आवश्यक जो है सेल्स होता है। इससे केमिकल जो निकलता है हिपेरिन को जो है ब्लड को थक्का होने से बचाता है। दूसरा है हिस्टामीन। हिस्टामीन होता है उसके अंदर रसायन छोड़ता मास्ट। इसके चलते उसमें जो एंटीजेन यदि कोई आ जाएगा, एंटीजेन क्या है, हानिकारक पदार्थ है, सूक्ष्म जीव है, रसायन, उसको नष्ट कर देगा। कौन नष्ट कर देगा? ये जो है हिस्टामीन। अभी हम बोले हैं हिपेरिन, अब बोल रहे हैं हिस्टामीन। हिस्टामीन जो है एंटीजेन को नष्ट कर देता है। जो बाहरी हानिकारक रसायन या जीवाणु हमारे शरीर में आता है तो उसको क्या कर देता है, वो मार देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। तो ये फंक्शन है हिस्टामीन का। अब एक और है सीरोटोनिन। ये सीरोटोनिन जो है प्रोटीन से होता है और ये भी जो है इसकी उपस्थिति के चलते जो है ब्लड वेसल्स में जो है संकुचन होता है। तो हम लोग जो है इस चीज को जान गए हैं कि एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है। इसमें हमने बताया कि दो तरह के मुख्य रूप से तंतु होते हैं, येलो फाइबर और व्हाइट फाइबर। इसके अलावा एक और फाइबर होता है रेटिकुलेट फाइबर। रेटिकुलेट का मतलब होता है जालिकावर, जाली जैसा फाइबर होता है तो उसको हम रेटिकुलेट फाइबर बोलते हैं। तो ये जो है आपको ब्लड को बनने में भी मदद करता है और ब्लड के बनने में जो है ये मदद करता है रेटिकुलेट फाइबर। और नर्वस टिश्यू को भी बनने में मदद करता है। तो हम लोग जो है
एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का जो है डायग्राम बनाएंगे कि कैसा होता है। डायग्राम बनाना है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का। ये हो गया मैक्रोफेज। हिस्टोसाइट हम पहले ही बताए थे, इसका नाम है हिस्टोसाइट। अच्छा, उसके बाद इसमें इस प्रकार का जो है सेल मिलेगा कहीं कहीं पर, तो ये हो गया मास्ट सेल, इसी को बोलेंगे मास्ट सेल। और गोल से रचना मिलेगा तो उसको बोलेंगे प्लाज्मा सेल, प्लाज्मा सेल। और इस तरह से कहीं कहीं पर जो है छोटा ही अनियमित आकार की अमीबा जैसी रचना होता है, छोटा सा, तो थोड़ा डिफरेंस होता है हिस्टोसाइट से। इसको फाइब्रोब्लास्ट कहेंगे, फाइब्रोब्लास्ट। अच्छा, और ये जो श्वेत तंतु होता है मोटा मोटा इस तरह से, ये जो मोटा तंतु है इसको हम कहेंगे, ये श्वेत तंतु होता है ऐसे। तो ये श्वेत तंतु को हम कहेंगे व्हाइट फाइबर या कोलेजन फाइबर, इसको बोलेंगे व्हाइट फाइबर। व्हाइट फाइबर बोलेंगे इसको, या कोलेजन फाइबर, कोलेजन फाइबर, ये कोलेजन फाइबर भी बोलेंगे इसको। आप इसमें जो है स्ट्रेट लाइन वाला दिखाई देगा कहीं कहीं पर, इस तरह से स्ट्रेट। अब ये स्ट्रेट होगा तो ये स्ट्रेट वाला जो लाइनिंग होगा, ब्रांच भी हो सकता है इस तरह से, इस तरह से ब्रांचिंग हो सकता है। तब इसको हम कहेंगे येलो फाइबर, इसका नाम है येलो फाइबर। मान लीजिए कि ये है तो इसका नाम है कि सीधा वाला येलो फाइबर, तो ये येलो फाइबर हो गया। और इसी में कहीं कहीं पर इस तरह की रचना होगा जो पतला पतला तंतु उसके शाखा में बढ़ जाएगा ऐसे, तो इसको हम बोलेंगे रेटिकुलेट फाइबर, रेटिकुलेट, इसको बोलेंगे रेटिकुलेट। तो हम जो है तुमको एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, एरियोलर फिगर है किसका, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का ये डायग्राम है, तो इसको बना लेना है। तो आप इसमें देख रहे हैं कि ये बंडल में होता है व्हाइट फाइबर, मोटा मोटा बंडल, मोटा मोटा बंडल दिखाई देंगे एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू में, तो समझो कि वो व्हाइट फाइबर है, उसी को हम कोलेजन फाइबर बोलेंगे। और पतला तंतु सीधा हो तो हम कहेंगे कि वो पतला तंतु जो है येलो फाइबर है, ये येलो फाइबर भी बोलेंगे या इलास्टिक फाइबर भी इसको बोलते हैं। इसमें जो प्रोटीन होता है केमिकल, वो इलास्टिक प्रोटीन का बना होता है। तो हम लोग जो है अब जो है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू के बारे में जो है जान रहे हैं।
अब हम लोगों को जानना है कि डेंस कनेक्टिव टिश्यू क्या है। खत्म हो गया। तो नेक्स्ट डे जो है टाइम अब नहीं है, दूसरे दिन अब हम इसको नेक्स्ट जो इसके और जो टाइप्स हैं उसको बतला देंगे। अब इस डायग्राम को याद रखना। टाइम खत्म हो गया है, इसलिए डेंस कनेक्टिव टिश्यू रह गया या और जो है एडिपोज है। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू के बारे में तो नहीं पढ़ाएंगे, इसलिए कि इसके बारे में हम जो है ठीक है नहीं हो तो बना पढ़ा देंगे। और ये 15 मिनट तक है। ठीक है, थैंक यू।